ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास इंशाल्लाह। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा चल रहा था, हमने लास्ट टाइम बहुत तवील डिस्कशन की थी उस पे। उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को हमने देखा था। इंशाल्लाह आज हम पॉलिनॉमियल इक्वेशंस और कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल इक्वेशंस हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट्स। पॉलिनॉमियल्स वो टॉपिक है जो हमने अलजेब्रा के अंदर भी कवर किया था। अलजेब्रा में हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज देखी थी, तो पॉलिनॉमियल्स भी कवर किया था। बट हमने पॉलिनॉमियल्स के अंदर जब हम सॉल्विंग करते थे तो हमने मैक्सिमम 4 डिग्री इक्वेशंस देखे थे। और हमने ये सीखा था कि जो है वो अगर हमें डिवीजन करनी है पॉलिनॉमियल की तो हमने मुख्तलिफ मेथड सीखे थे। हमने सिंथेटिक डिवीजन सीखा था इफ द डिवाइजर इज लीनियर। फिर हमने सीखा था लॉन्ग डिवीजन। फिर हमने सीखा था कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। मुख्तलिफ मेथड हमने सीखे थे। अच्छा, उसमें जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था तो बाज़ औक़ात उसके कोई रियल रूट्स नहीं होते थे, तो हम लिख देते थे दे आर नो रियल रूट्स। अब हमें सिखाया जा चुका है कि जो ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर रियल रूट्स नहीं होते, तो वो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाते हैं और उनको भी निकाला जाता है। अब ये समझेंगे इंशाल्लाह कि ऐसे इक्वेशंस जो सॉल्वेबल नहीं है, जिसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो भी हमें निकालने पड़ेंगे। इसलिए कुछ सवालात पास पेपर्स के अंदर आते हैं। पॉलिनोमियल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन गिविंग ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये फाइंडिंग ऑल द रूट्स, सारे रूट्स निकालने की रिक्वायरमेंट लिखी होती है। ऑल रूट्स निकालने का जब कहा जाए तो आप समझ जाएं कि आपने कॉम्प्लेक्स रूट्स भी देने हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के वो सवालात जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने का कहा जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक में मैंने कंपाइलेशन उसकी की हुई। वो सवाल जिसका ताल्लुक कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं था वो आपने टॉपिक नंबर 1 में देखे थे, टॉपिक 1 में कंपाइल थे। बट वो सवालात जिसका ताल्लुक कॉम्प्लेक्स से है, कॉम्प्लेक्स रूट से है, ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पास के दौरान मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ बातें इंशाल्लाह हम जानते हैं और फिर हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखकर कुछ चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले, फॉर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स एनी नॉन रियल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है वो ये कि नॉन रियल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। नॉन रियल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कभी भी किसी इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इवन इन नंबर। एज कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, दे आर ऑलवेज इवन इन नंबर। मतलब दो होंगे या तो कोई भी नहीं होगा, या अगर होंगे तो दो होंगे या चार होंगे। अच्छा, मैक्सिमम 4 डिग्री इक्वेशन हमारे सिलेबस में है ना। लिहाजा अगर लिहाजा अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स की पॉसिबिलिटीज को कंसिडर किया जाए तो या तो 0 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे या 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे या 4 होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स है, नहीं। बिकॉज दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर्स। क्या मतलब इस बात का कि दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर्स? व्हाट डज दिस मीन? तो इसका एग्जांपल, इफ वन कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1 - 2 आयोटा, द अदर कॉम्प्लेक्स रूट विल बी 1 + 2 आयोटा। मतलब अगर मुझे एग्जामिनर बता दे कि एक कॉम्प्लेक्स रूट 1 - 2 आयोटा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि 1 + 2 आयोटा भी उसका रूट है। या मिसाल है, अगर मुझे कोई कह देगा 5 + 3 आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स रूट है, तो मैं समझ जाऊंगा कि 5 - 3 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो जो रूट हमें एग्जामिनर स्पेसिफाई करेगा, वो रूट और उस रूट का कॉन्जुगेट, दोनों रूट जो हैं वो एक सेम टाइम पे एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर 5 + 3 आयोटा रूट लिखा हुआ है तो अगला रूट उसका कॉन्जुगेट बाय डिफॉल्ट हमें पता चल जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। इफ वन, अभी हम इक्वेशन सॉल्विंग देखेंगे तो हमें नजर भी आएगा इंशाल्लाह कि कैसे जब हम कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स ही होते हैं एक दूसरे के। तो इफ वन कॉम्प्लेक्स रूट इज 1 - 2 आयोटा, द अदर विल बी 1 + 2 आयोटा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा इवन इन नंबर होते हैं। अच्छा, अब ये कुछ केसेस मैंने सामने आपके सामने लिखे हुए हैं कि अगर डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन है, तो 2 डिग्री इक्वेशन हमने बहुत दफा सॉल्व किए हैं, उसके दो रियल रूट्स हम निकाला करते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं बाय द वे। तो 2 डिग्री इक्वेशन अगर है तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो उसके अंदर नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 होंगे और 0 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स कोई होंगे ही नहीं। या फिर अगर रियल रूट 0 है, इसका मतलब 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं या तो कॉम्प्लेक्स रूट्स है ही नहीं, या कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो इवन नंबर है, मतलब 2 है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि एक रियल रूट हो और 0 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। एक रियल रूट कैसे हो सकता है? रिपीटेड होता है ना,
ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेजन जैसे x-2 का होल स्क्वायर, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेजन है जो बेसिकली इक्वेजन ये था, x² - 4x + 4 = 0 था। मिडल टर्म ब्रेकिंग की या कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो x-2 होल स्क्वायर इक्वल 0 बन गया, यहाँ से x = 2 आ गया। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, क्योंकि असल फोकस यहाँ पर ये बताना था कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो इवन नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स दो हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स कोई ना हो। ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स एक हो, क्योंकि वो रिपीटेड रियल रूट्स की वजह से, और उस केस में भी कॉम्प्लेक्स रूट्स कोई ना हो। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि रियल रूट्स हो ही ना और दो के दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। ये क्वाड्रेटिक की बात हो गई। अच्छा, फिर क्यूबिक में क्या हो सकता है? 3 डिग्री इक्वेजन क्यूबिक अगर है तो क्यूबिक इक्वेजन में हो सकता है तीनों के तीनों रियल रूट्स हो। ऐसे सवालात हमने देखे हैं पॉलिनोमियल्स के टॉपिक में, अलजेब्रा में। और उस केस जब तीन रियल रूट्स हैं तो उस केस में कॉम्प्लेक्स रूट्स कोई भी नहीं होंगे, जीरो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अच्छा, अगर तो वन रियल रूट है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स दो होंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट्स जीरो हो सकते हैं, कोई भी नहीं, या फिर दो हो सकते हैं। अच्छा, ना एक हो सकते हैं ना तीन हो सकते हैं, और तो हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स रूट्स की तादाद तो होती ही दो या चार है, या कोई भी नहीं होगा। तो इसीलिए दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि अगर तो कोई कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है तो तीनों के तीनों रियल होंगे, या यूं सोच लेंगे अगर तीनों के तीनों रियल हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली एक रियल हो जाएगा। अच्छा, 4 डिग्री इक्वेजन जिसे कॉर्टिक इक्वेजन कहा जाता है, इसकी भी हमने सवालात देखे थे पॉलिनोमियल्स की एक्सप्लेनेशन के दौरान। तो कॉर्टिक इक्वेजन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि भाई 4 डिग्री इक्वेजन है, चारों के चारों रियल रूट्स हो और कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट ना हो, या फिर दो रियल रूट्स हो और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, या ये भी हो सकता है कि कोई रियल रूट हो ही ना और चारों के चारों कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। अच्छा, अब ये वाला जो केस है ना, फोर रियल वाला, ये वाला केस आपने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स की एक्सप्लेनेशन में कवर कर लिया है। रिकॉल करना होगा तो आप जाएंगे वहां जाके रिकॉल कर लेंगे, आपको मिल जाएगा ये लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने ये एग्जांपल कवर किया है पॉलिनोमियल्स की एक्सप्लेनेशन के दौरान। अच्छा, दो रियल रूट्स हैं और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी भी कुछ सिमिलर है, क्योंकि इसमें हम जो है वो दो दफा ट्रायल एंड एरर करते हैं, फिर जो क्वाड्रेटिक आता है उससे हम कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल लेते हैं। अच्छा, कोई भी रियल रूट नहीं हो, चारों के चारों कॉम्प्लेक्स हो, इसके लिए एक नोट भी लिखा हुआ है और ये एग्जांपल भी हम बाकायदा देखेंगे इस चीज को समझने के लिए। इन अ 4 डिग्री इक्वेजन इफ द एग्जामिनर हैज नॉट गिवन एनी रूट्स, कोई रूट एग्जामिनर ने दिए ही नहीं, 4 डिग्री इक्वेजन दिया और कहा सॉल्व द फॉलोइंग 4 डिग्री इक्वेजन, ये मिसाल है अगर ऐसा सवाल आ गया। इफ द एग्जामिनर इज नॉट गिवन एनी रूट्स, कोई भी रूट्स इसने हमें नहीं दिए, तो इट वुड मीन दैट देयर आर एटलीस्ट टू रियल रूट्स। अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेजन हमें दे दिया जाए, 4 डिग्री इक्वेजन दे दिया जाए, और एग्जामिनर सवाल में कोई रूट्स का जिक्र ही ना करे, तो इसका मतलब होगा या तो चारों के चारों रियल है, या कम से कम दो रियल तो है ही है। लेकिन अगर ऐसा सवाल हो जिसके अंदर चारों चारों कॉम्प्लेक्स हो, मतलब चार ऑल फोर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अ 4 डिग्री इक्वेजन कंप्राइजेस ऑफ ऑल फोर कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो फिर एग्जामिनर खामोश नहीं रह सकता, फिर उसे कम से कम एक कॉम्प्लेक्स रूट बताना पड़ेगा। जैसे ही वो एक कॉम्प्लेक्स रूट बताएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे ही वो एक कॉम्प्लेक्स रूट बताएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो अगर मुझे एक पता चल जाएगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इन अ 4 डिग्री इक्वेशन इफ द एग्जामिनर हैज नॉट गिवन एनी रूट्स इट वुड मीन दैट देयर आर एटलीस्ट टू रियल रूट्स। हाउएवर if all four roots are complex, चारों के चारों रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं, then one complex root will be given by the examiner। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट दे दिया जाए इसका मतलब मुझे दूसरा खुद ब खुद पता चल जाता है, बिकॉज वी नो that complex roots always exist in conjugate pairs। लिहाजा अगर एग्जामिनर ऐसा 4 डिग्री इक्वेशन देगा जिसमें चारों रियल हैं या दो रियल और दो कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो खामोश रहेगा और कहेगा सॉल्व द इक्वेशन, और हमें ट्रायल एंड एरर से शुरू के दो रियल रूट्स एटलीस्ट खुद से डिटरमिन करने पड़ेंगे। ट्रायल एंड एरर वाली अप्रोच हमने पॉलिनोमियल की एक्सप्लेनेशन के दौरान सीखी है। लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें चारों के चारों कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो एग्जामिनर खामोश नहीं बैठ सकता, फिर उसे कॉम्प्लेक्स रूट बताना पड़ेगा, और वो एक कॉम्प्लेक्स रूट बताएगा। और अक्सर ऐसा होता है पहले ही पार्ट में पूछता है स्टेट अनदर कॉम्प्लेक्स रूट, तो वो एक कॉम्प्लेक्स रूट जो दिया हुआ होता है उसी का कॉन्जुगेट दूसरा रूट भी एग्जिस्ट करता है। अभी सवाल देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। सही, ये एक समरी है
जो मैंने आपके सामने रख दी। 4 डिग्री इक्वेशन को कॉटिक इक्वेशन कहा जाता है, ये बात तो हमें यहाँ पर लिखी भी है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू एडिशन नहीं थी इसके लिखने से, तो मैंने हटा दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की जाने। तो सबसे पहले सॉल्व द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 13 इक्वल टू 0। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजुअली हम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 13 इक्वल टू 0 इस तरह से देखते हैं ना। तो यहाँ पर हम जेड वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल एक्स हो, वेरिएबल जेड हो, या कोई और वेरिएबल हो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही रहता है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बहुत दफा सॉल्व किया है, और हम यूजुअली मिडिल टर्म ब्रेकिंग की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन की, बट अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, देन वी स्टार्ट सॉल्विंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, अब एक चीज हमने पहले भी सीखी है कि जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाता है तो उससे पहले बेहतर होता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। उससे फायदा ये होता है कि आपको फिर बार बार वो पूरी वर्किंग नहीं करनी पड़ रही होती, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला हुआ होता है तो आपकी वर्किंग थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया कि पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला जब, तो ए आपको पता है 1 है, बी जो है वो 2 है, और सी जो है वो 13। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के मुताबिक आपका -48 आ गया। अच्छा, पॉलिनोमियल में जब हम ऐसा किया करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था और हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, वो नेगेटिव आता था, तो हम देते थे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, हेंस देयर आर नो रियल रूट्स। बस यहाँ कंक्लूड कर दिया करते थे हम, सवाल खत्म हो जाता था। बट इस वक्त हमें अगर इंस्ट्रक्शन है कि हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने हैं, तो फिर यकीनन हमें इसे फर्दर सॉल्व करना होगा। तो आज से पहले जब हम इक्वेशन सॉल्विंग करते थे और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम कह देते थे कि भाई बस इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, नो रियल रूट्स कह के हम सवाल खत्म कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं। अब हमें अभी भी सवाल का नेचर होगा, डिपेंड करेगा। अगर सवाल ने ऐसी कोई चीज स्पेसिफाई की है कि भाई, जैसे पॉलिनोमियल का सवाल आ गया, उसमें से बोला है कि बताओ भाई इसमें सिर्फ 4 डिग्री इक्वेशन में 2 रियल रूट्स क्यों है, तो 2 रियल रूट्स आप निकाल के बताओगे, और बाकी 2 को आप बताओगे कि देखो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, लिहाजा सिर्फ 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सवाल ने की नौयत ऐसी होगी कि उसमें उसने पूछा ही होगा कि खाली 2 रियल रूट्स निकालो, स्टेटिंग अ रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन यही होगा कि भाई बाकी जो क्वाड्रेटिक है उससे हमारा कोई रूट नहीं आ रहा। बट जब हमें कहा जाएगा फाइंड ऑल द रूट्स, तो फिर हमें रियल भी निकालने होंगे, कॉम्प्लेक्स भी निकालने होंगे। जब हम सवाल में जाएंगे, सवालात की दुनिया में जाएंगे इंशाल्लाह, तो हमें खुद समझ आ जाएगा सवाल देखकर कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। वो सवालात जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं निकालने थे, वो हमने पॉलिनोमियल्स के टॉपिक में देख ली। अब जो सवालात हम देख रहे हैं, आगे देखेंगे, अभी इसको भी देखकर अंदाजा नहीं हो रहा, ये तो खाली सॉल्विंग का तरीका बता रहा हूँ। 5 रुपए के सवाल जब कॉम्प्लेक्स के देखे जाएंगे, आप लोग देखेंगे, तो उसमें आप लोगों को खुद ही अंदाजा होगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल यहाँ से हमें जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स रूट्स तो निकालने, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा रूट के अंदर आता है, तभी तो उसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट -48 है, तो क्यों ना इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब स्टार्ट लिया था लास्ट टाइम, तो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो रियल और इमेजिनरी रूट्स को कंप्राइज करते हैं। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है -48, और रूट ऑफ -48 को निकालना हम जानते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर के मोड में कॉम्प्लेक्स मोड में चले जाएं, तो रूट -48 आपको 4√3 आयोटा खुद ब खुद आपको बताएगा। बट मिसाल है, कुछ सवाल कॉम्प्लेक्स के होते हैं जिसके अंदर लिखा जाता है द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड या इज नॉट अलाउड, थर्ड यहाँ पर उठाना नहीं है। तो उस केस में आपने वर्किंग दिखानी होगी। तो वर्किंग क्या हो सकती है भाई, मैंने नेगेटिव, यूजुअल प्रैक्टिस तो ये होनी चाहिए कि 48 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाले जाए। 48 को 2 24 जा, फिर 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा। ये भी एक जो मैथ्स में हम किया करते हैं। तो 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, यहाँ पर 3 बच गया। 2 पावर 4 इंटू 3, इस पे जब रूट लगाया तो 2 स्क्वायर बाहर आ गया, और 3 रूट के अंदर रह गया, और रूट -1 जो है वो आयोटा होता है, तो उसकी वजह से आयोटा आ गया। तो 4√3 आयोटा बन गया। अच्छा, अब इसको या तो उस तरह से करते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट पिक कर गया कि 48 जो है 16 इंटू 3 होता है, लिहाजा 16 इंटू 3 इंटू -1, रूट 16 पे भी लगेगा, रूट 3 पे भी लगेगा, रूट-1 पे भी लगेगा। रूट 16 पे लगा तो 4 आ गया, यहाँ से रूट 3 आ गया, और रूट जब -1 पे लगा तो आयोटा आ गया। तो रूट -48 हैज बीन कन्वर्टेड टू 4√3 आयोटा। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो जो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है
इसकी जगह हम ले लेंगे 4√3 आयोटा। तो ये 4√3 आयोटा यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इस रूट -48 जिसे हमें कन्वर्ट कर लिया था 4√3 आयोटा में, इसकी जगह हमने यहाँ इनपुट कर दिया। तो -2 प्लस माइनस 4√3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो -2/2 -1 हो गया, प्लस माइनस अपनी जगह रहा, और 4√3 डिवाइड बाई 2 बन गया 2√3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस माइनस बीच में आ रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स रूट आपका है -1 प्लस 2√3 आयोटा, और एक उसका कॉन्जुगेट है -1 माइनस 2√3 आयोटा। -1 प्लस 2√3 आयोटा and -1 minus 2√3 iota. You can see that complex roots are occurring in, they complex roots occur in conjugate pairs. You can see that they are in conjugate pairs. दो रूट्स है कॉम्प्लेक्स, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्यूबिक इक्वेशन का मिसाल है, क्यूबिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, राइट। z³ + 6z + 20 = 0। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका एक रूट जो है ट्रायल एंड एरर से निकलेगा। सबसे पहले आपको मैंने स्टेप सारे पॉलिनोमियल सिखाए थे, अगर आप भूल गए तो आप जाके रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल का एक नाम दिया, सही है, सबसे पहले इसका मैंने नाम दिया। तो लेट पी जेड इज इक्वल टू z³ + 6z + 20। लेट पी जेड इक्वल्स z³ + 6z + 20, नाम दे दिया। अब ट्रायल एंड एरर आपको पता है, ट्रायल एंड एरर से ऐसे ऐसी वैल्यूज ऑफ z सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसपे आंसर 0 है। तो मैंने जब सब्स्टिट्यूशन की, -2 डाला, तो जब पॉलिनोमियल -2 जब डाला तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब z = -2 रूट है, और z = -2 अगर रूट है तो -2 को जब वहां ले जाऊंगा तो z + 2 बन जाएगा। z + 2 इज अ फैक्टर। तो ये आपको पता है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो z + 2 इज अ फैक्टर। एक सवाल है सर, वी कैन जस्ट पुट √48 ऑन कैलकुलेटर देन गेट 16 × 3 फ्रॉम दैट। हाँ, अगर कैलकुलेटर देखो अलाउड है तो फिर तो √48 डायरेक्ट डालोगे तो 2√3 आ जाएगा। √48 कैलकुलेटर में डालोगे ना तो 2√3 आ जाएगा, और माइनस की वजह से आप आयोटा खुद से लिख दोगे, सही है। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप वर्किंग ये शो कर दोगे कि 48 की जगह आपने 16 × 3 लिख दिया, तो √16 मल्टीप्लाई बाय √3। √16 बन गया 4, तो ये 4√3 हो गया। ये अगर समझ ना आए तो फिर 48 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस केस में वो 2⁴ × 3 बन जाएगा। जब उसके अंदर रूट लेंगे तो फिर ये 2² × √3 हो जाएगा, तो ये 4√3 हो जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं सर, सही है। देंगे 16 × 3 फ्रॉम दैट एंड देन मल्टीप्लाई -1 रूट ऑफ मल्टीप्लाई बाय √1 विच इज आयोटा इंस्टेड ऑफ गेटिंग द प्राइम फैक्टर्स। जी सही है, बिल्कुल प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली √16 × 3 कर सकते हैं अगर आपको पिक हो जाता है तो, सही है। अगर पिक ना हो तो फिर एक अलग अलग बात है, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर का यूज प्रोहिबिटेड है तो। लेकिन अगर कैलकुलेटर का यूज अलाउड है तो उस केस के अंदर तो फिर आप √48 डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के 4√3 डाल ले आ सकते हैं। √48 कैलकुलेटर में डालें आप, आपका आंसर आ जाएगा 4√3। चेक कर लें, √48 इज 4√3। कैलकुलेटर की स्क्रीन आपको √48 डालने में 4√3 दिखा रही है, और √-1 जो है वो आयोटा होता है, ये आपको पता है, सही है। सवाल का जवाब था जो आपने पूछा था। क्लियर हो गया सवाल मानव? ओके। अच्छा, अब देखिए, पॉलिनोमियल हमने डाला, पॉलिनोमियल हमने क्यूबिक का नाम दिया, फिर हमने -2 डाला तो 0 आया, इसका मतलब z + 2 इज अ फैक्टर। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर लीनियर डिवाइजर हो, फैक्टर है जो कि लेकिन डिवाइजर अगर लीनियर हो तो आप सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, कंपेयरिंग और लॉन्ग डिवीजन तो यूज कर ही सकते हैं, तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन बहुत ज्यादा क्विक है अगर डिवाइजर लीनियर हो तो। तरीका क्या था सिंथेटिक डिवीजन का, थोड़ा सा रिकॉल कर ले। सबसे पहले जो है हम 1/1 पावर्स लिखते हैं, सही है। तो z³ z² z एंड z⁻0। z³ कितना है भाई, z³ का कोएफिशिएंट 1 है, z² है ही नहीं, z² नजर ही नहीं आ रहा, z² का कोएफिशिएंट 0 है, z का कोएफिशिएंट 6 है, z⁻0 का कोएफिशिएंट 20 है। तो 1 0 6 एंड 20 ये लिख दिए। फिर आपको पता है पहला वाला एज इट इज कॉपी होता है,
अच्छा, z प्लस टू इक्वल जीरो से जो रूट आया -2 उसको बाहर लिखा जाता है, बॉक्स बनाया जाता है। 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फॉरवर्ड कर दिया। -2 इंटू 1 इज -2। अब 0 -2 जब करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। अच्छा, इस -2 को जब इस -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 आ जाएगा, उसको आगे भेज देंगे। 6 + 4 करेंगे 10 आ जाएगा। -2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। 20 -20 जीरो होगा। अच्छा, रिमाइंडर होता है ये रिमाइंडर जीरो है। ये रिमाइंडर जीरो क्यों है? ये रिमाइंडर जीरो इसलिए है बिकॉज z+2 कोई ऑर्डिनरी डिवाइजर नहीं है बल्कि फैक्टर। फैक्टर का तो काम ही होता है रिमाइंडर जीरो देना। तो हमने रिमाइंडर जीरो था तभी तो उसको फैक्टर माना, तभी तो जब डिवाइड किया तो एंड में जीरो आना ही चाहिए। तो बहरहाल, जब हम क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट मिल जाता है विच इज क्वाड्रेटिक। ये क्वोशंट के क्वाड्रेटिक क्वोशंट के कोएफिशिएंट्स हैं। तो जेड जेड, और आपको पता है ओरिजिनल पॉलीनॉमियल क्यूबिक था, तो लीनियर डिवाइडर से डिवाइड होने के बाद क्वोशंट क्वाड्रेटिक आया। क्वाड्रेटिक क्वोशंट के कोएफिशिएंट्स क्या है? 1, -2 एंड 10। तो 1z² -2z+10 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया। नाउ दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो z इज इक्वल टू -b, क्योंकि यहाँ -2 था तो माइनस ऑफ -2 बन गया +2, प्लस माइनस √(b²) -4ac/2 है। अगेन यू कुड हैव कैलकुलेटेड दिस बिफोर ओनली, कि the 4 minus 40 is root -36। सही है। दिस इज रूट ऑफ -36, एंड रूट ऑफ -36 का मतलब होता है √36 मल्टीप्लाई बाय √(-1), एंड √36 वी ऑल नो इज 6, और √(-1) इज आयोटा, तो यहाँ से 6 आयोटा आ गया। सही है, 6 आयोटा आ गया। तो √4 - 4 टाइम्स 10, √(-36) बना, जहाँ से 6 आयोटा हमें मिल गया। 6 आयोटा लिख दिया। 2 + -6 आयोटा डिवाइड बाई 2, डिवाइड किया 2 को भी और 6 आयोटा को भी, तो 1 + -3 आयोटा बन गया। अब इसके हम तमाम, क्योंकि सॉल्व करने का कहा था, तमाम रूट्स लिखे। तो एक रूट रियल रूट है z इक्वल -2, और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स है जो कि कॉन्जुगेट पेयर्स हैं एक दूसरे के, आपको नजर आ रहा है। तो दो रूट्स यहाँ से आ गए, 1 + -3 आयोटा। अच्छा, जब रूट होता है ना, वैसे तो हम क्या कहते हैं, एक z है और एक z कॉन्जुगेट है ना। हमने ये सीखा था कि अगर z 1 + 3 आयोटा है, तो z कॉन्जुगेट अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा 1 - 3 आयोटा। लेकिन जब हमें ये बात पता चल गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पॉलिनॉमियल इक्वेशंस में जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, तो जब इक्वेशन में वेरिएबल z है तो तमाम रूट्स z के नाम से दिए जाएंगे ना। हम जब x के आंसर्स देते थे तो हम कहते थे ना x = 1, 2 एंड 3, मिसाल है। तो तमाम आंसर्स जो हैं वो x के ही होते थे, लिहाजा यहाँ तमाम रूट्स हैं z के ही होंगे। तो एक रूट z का 1 + 3 आयोटा होगा, और एक रूट z का ही 1 - 3 आयोटा होगा। तो नाम तो z का ही है, z कॉन्जुगेट का नाम कहीं नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि z के जो दो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो एक रूट है 1 + 3 आयोटा और एक है 1 - 3 आयोटा, और z जो है यहाँ से रियल रूट है -2। ये दो एग्जाम्पल्स आपके मुकम्मल हो गए। मुझे यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दे दें, क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है कि कैसे हम रूट्स निकालने? इसको कॉपी कर ले तो इंशाल्लाह एक्नॉलेजमेंट दे दे, डन एंड क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
देखो, अगर आंसर में जो रूट्स आ रहे हैं उसमें रूट के अंदर अगर नेगेटिविटी आ रही है तो वहां से हम कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालेंगे। तो वो रूट्स जो है आयोटा की फॉर्म में होंगे। अगर एक इक्वेजन आपको दिया हुआ है जिसमें से है ही रियल रूट्स तो फिर आयोटा नहीं होगा। सही है, लेकिन अगर लेट सपोज रूट के अंदर नेगेटिविटी आ रही है और मुझे कहा जा रहा है कि ऑल रूट्स निकालो, तो उस केस में फिर मुझे आयोटा की टर्म्स में रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो तो नॉर्मल केसेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम कहते हैं ये इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी है, और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हम लिखकर खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम खत्म नहीं करते सवाल को, बल्कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी है तो उसे कैलकुलेट करके हम बाकायदा आंसर निकाल के देते हैं। सही है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की जाने। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल वो मैंने आपको बताया है कि अगर मिसाल है 3 डिग्री इक्वेशन की मिसाल आपने देख ली। 3 डिग्री इक्वेशन, ये वाली मिसाल देखी जिसमें एक रियल रूट है और दो कॉम्प्लेक्स, ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब 4 डिग्री इक्वेशन जिसमें चारों के चारों रियल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखा है, सॉरी पॉलिनॉमियल्स की एक्सप्लेनेशन में देखा है। ठीक है, ये वहां से देख लेंगे। अच्छा, ये 2 और 2 वाला मैंने करवाया नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल है कि अगर चारों रियल है, जैसे जैसे हमने क्यूबिक में क्या किया था, एक रियल निकालने के लिए ट्रायल एंड एरर किया था। तो जब 4 डिग्री होगा, चारों रियल होंगे ना, तो इसमें तरीका होता है, पहली दफा ट्रायल एंड एरर करते हैं, सिंथेटिक से डिवाइड करो या किसी से भी डिवाइड करके क्यूबिक आता है। फिर क्यूबिक पे फिर ट्रायल एंड एरर लगता है, फिर क्वाड्रेटिक आता है, फिर उस क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, तो वहां से दो रूट्स आ जाते हैं, और दो ट्रायल एंड एरर से आए थे और दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आ गए। कितने हो गए? 4। तो ये 4 वाला केस हो गया। अच्छा, जो दो दो वाला केस है वो कैसे डील होता है भाई, ये भी देख ले। कि अगर दो रियल रूट से मिसाल है, तो पहला रूट आएगा ट्रायल एंड एरर से, फिर दूसरा रूट आएगा ट्रायल एंड एरर से। तो ये सेम बात हो गई कि 4 डिग्री इक्वेशन है और चारों रियल है, तो दो दफा ट्रायल एंड एरर लगता है। और दो रियल दो कॉम्प्लेक्स है तो भी यही सीन, दो दफा ट्रायल एंड एरर लगेगा। लेकिन जब दूसरी दफा ट्रायल एंड एरर लगने के बाद क्वाड्रेटिक आएगा ना, उस क्वाड्रेटिक पे जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो वहां से रियल रूट्स नहीं आएंगे बल्कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। तो उसमें क्या मुश्किल? मतलब इन दोनों का तरीकेकार बिल्कुल सेम है। ये दोनों जो टाइप्स हैं, इन दोनों टाइप्स का तरीकेकार बिल्कुल सेम सेम। पहली दफा ट्रायल एंड एरर, फिर क्यूबिक आएगा, फिर दूसरी दफा ट्रायल एंड एरर, फिर क्वाड्रेटिक आएगा। अब वो क्वाड्रेटिक अगर सॉल्वेबल हुआ तो चारों रियल, और अगर सॉल्वेबल नहीं हुआ, मतलब रियल रूट्स नहीं हुए उसके, तो फिर वहां से दो कॉम्प्लेक्स निकल जाएंगे। तो इन दोनों का तरीकेकार बिल्कुल सेम है, बस एंड में आके क्वाड्रेटिक या तो हमें दो रियल देगा या दो कॉम्प्लेक्स देगा। जब ये जो केस डिफरेंट है, जिसमें मैंने कहा कि अगर चारों के चारों कॉम्प्लेक्स होंगे तो एग्जामिनर फिर खामोश नहीं बैठेगा, सिर्फ ये नहीं कहेगा कि इस 4 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करो, बल्कि हमें गाइडेंस देगा, हमें बताएगा कि भाई एक कॉम्प्लेक्स रूट कौन सा है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही एग्जाम्पल मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, जिसमें हम काफी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो पहले हम सवाल देख लेते हैं। गिवन दैट 1 + i is a root of the equation z power 4 plus 3z square minus 6z plus 10 equals to 0। आप देख सकते हैं ये 4 डिग्री इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, और 4 डिग्री इक्वेशन में आपको एक कॉम्प्लेक्स रूट दिया हुआ है। अच्छा, जब ये एहसान आपके ऊपर किया जाए कि आपको एग्जामिनर एक कॉम्प्लेक्स रूट दे दे, तो ये बात आप समझ जाए कि ये एहसान ऐसे ही नहीं हुआ। ये एहसान इसलिए हुआ है कि यकीनन ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके, सॉरी, ये यकीनन ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वो 4 डिग्री इक्वेशन है जिसमें कोई भी रियल रूट है ही नहीं। चारों के चारों कॉम्प्लेक्स थे, लिहाजा उसने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया। तो वो कह रहे हैं फाइंड द अदर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अब एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, इसका मतलब दो दे दी, मतलब दिया तो एक है लेकिन दूसरा खुद पता चल जाता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, दे आर ऑलवेज इवन इन नंबर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट 1 + i है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट 1 - i हो जाएगा। तो दो का तो फैसला हो गया, एक तो दिया हुआ था और एक दूसरा ऑटोमेटिक उसकी बेसिस पर निकल गया। चार में से दो का फैसला हो गया, बाकी दो कैसे निकाले जाते हैं, इसको डील करने के मेथड्स आपके सामने मैं रखता हूँ इंशाल्लाह। एक हम नॉर्मल मेथडोलॉजी रखते हैं, फिर एक फॉर्मुला वाली अप्रोच भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मेथडोलॉजी को डिस्कस करते हैं। एक दफा सवाल फिर पढ़ लें। गिवन दैट 1 + i इज अ रूट, फाइंड द अदर कॉम्प्लेक्स रूट्स। अच्छा, अब देखें, जो भी वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो z। बहुत स्लो बाय वन बाय वन आप सुकून से देखेंगे, एक साथ कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सुकून से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है दैट इज z। जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो z। तो ये जो 1 + i दिया हुआ है, ये दरअसल z की वैल्यू। तो हमने लिख दिया z = 1 + i। तो z का एक आंसर है 1 + i।
और क्योंकि हमें पता है दे आर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, लिहाजा अगर एक रूट वन प्लस आयोटा है, जेड इक्वल वन प्लस आयोटा, तो दूसरा जेड इक्वल वन माइनस आयोटा होगा। तो एक हो गया जेड इक्वल वन प्लस आयोटा और दूसरा हो गया जेड इक्वल वन माइनस आयोटा। अच्छा, जेड इक्वल वन प्लस आयोटा में से अगर मैं वन प्लस आयोटा को लेफ्ट पर शिफ्ट कर दूं, मतलब रूट से फैक्टर बना लूं, तो ये जेड माइनस वन माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और ये बात आपको मैंने स्टेप्स तो पहले से ये रिकॉल करते हैं, आपको ये बात ओ लेवल्स में भी सिखाई जा चुकी है। ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में, बेसिक्स में आप सीख चुके हैं कि जब आपको इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप रूट्स निकाल सकते हैं, और अगर अगर आपको रूट्स पता चल जाएं तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। बल्कि ASP1 के अंदर भी कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके अंदर ये मेथोडोलॉजी फॉलो होती है, बहुत रेयरली है बट ऐसा है। आईजीसीएसई में तो ये चीजें आपने देखी होंगी, ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो आप रूट्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको रूट्स पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे भाई? तो इक्वेशन से रूट्स निकालना तो आपने देखा ही है। रूट से इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो याद रखें, रूट से पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो एक्स इक्वल टू टू अगर रूट है तो एक फैक्टर हो जाएगा x-2। एक्स इक्वल टू थ्री रूट है तो फैक्टर हो जाएगा x-3। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेट टू जीरो कर देंगे। जब दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इंटू एक्स एक्स इज माइनस टू एक्स एंड माइनस टू इंटू माइनस थ्री इज प्लस सिक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट यू हैव गॉट, एंड आपने रूट से इक्वेशन निकालना सीख लिया। यही मेथोडोलॉजी आपने यहाँ लगानी है। तो आइए देखते हैं। बस फर्क ये है कि आप कॉम्प्लेक्स रूट्स को डील कर रहे हैं आप। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट वन प्लस आयोटा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट वन माइनस आयोटा होगा, ये बात आपको पहले से पता थी कॉन्जुगेट पेयर्स वाली। तो जेड इक्वल वन प्लस आयोटा है और जेड इक्वल वन माइनस आयोटा है। अब आप क्या करोगे? रूट से फैक्टर्स में कन्वर्जन करोगे। तो जेड इक्वल वन प्लस आयोटा को आप कन्वर्ट किया, जेड माइनस वन माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो। फिर यहां से कन्वर्जन की, जेड माइनस वन प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो। नाउ दीज आर द टू फैक्टर्स, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेट टू जीरो कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको साइड पे एग्जांपल में करके बताया था। तो आप देख सकते हैं जेड माइनस वन माइनस आयोटा मैंने यहाँ पर ले लिया, जेड माइनस वन प्लस आयोटा मैंने यहाँ पर ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट टू जीरो कर दिया, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेट टू जीरो कर दिया। अच्छा, जैसे ही हमने लिखा ना कि दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो क्योंकि ये आपस में कॉन्जुगेट पेयर्स पेयर्स थे। कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन में फर्क होता है। इसी वजह से जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाती है। कौन सी आइडेंटिटी लग जाती है? जो ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में आप थर्ड वाली आइडेंटिटी फॉलो करते हैं ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज आइडेंटिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। अब इस आइडेंटिटी को आप यहाँ अप्लाई करें। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है आयोटा की जो इमेजिनरी पार्ट की साइन है उसमें फर्क है, तो यहाँ माइनस आयोटा है, यहाँ प्लस आयोटा है। अब एक काम करते हैं, जेड माइनस वन को हम मान लेते हैं ए, आयोटा को मान लेते हैं एम बी। तो जेड माइनस वन आपको दोनों जगह नजर आ रहा है, बी यानी कि आयोटा भी आपको दोनों जगह नजर आ रहा है। एक जगह जो है ए और बी में माइनस की साइन है, ए और बी के दरमियान माइनस की साइन है, और एक जगह ए और बी के दरमियान प्लस की साइन। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी विल रिजल्ट इन ए स्क्वायर, मतलब जेड माइनस वन का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इज आइडेंटिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब आयोटा का स्क्वायर। And we all know that iota is root of minus one. Iota is an imaginary number, but iota square is a real number. तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ये आपको मैंने पहली क्लास में ही वाजे तौर पे बता दिया था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स माइनस वन। अब आयोटा स्क्वायर अगर माइनस वन है तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन रिप्लेस करोगे। जब आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन रखोगे और इस जेड माइनस वन होल स्क्वायर को आप खोलोगे, और ये आपको पता है खुलता है पहली वाली आइडेंटिटी के थ्रू, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे ए टू में आके भी ये भंड मारते हैं कि जेड माइनस वन का स्क्वायर करने के लिए जेड स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख देते, नहीं,
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जेड माइनस वन होल स्क्वायर जब आप एक्सपैंड करोगे, इट्स जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन, और आउटर स्क्वायर होता है माइनस वन। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब ये क्या बन गया आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे आप नॉर्मल रियल रूट्स के थ्रू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया करते थे, वैसे मैंने दो कॉम्प्लेक्स रूट्स के थ्रू आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब ये जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इनको, इन दो कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपके सामने। अब सोचिए 4 डिग्री इक्वेशन है, और उसमें से एक क्वाड्रेटिक आपको वो मिल चुका है जिसके रूट्स आपके पास मौजूद हैं। तो अब दूसरा क्वाड्रेटिक निकालना होगा जिसके रूट्स अब आपको मजीद फाइंड करने। तो क्या करना पड़ेगा, 4 डिग्री इक्वेशन को इस 2 डिग्री इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है जिसके रूट्स आपके पास मौजूद हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों निकाला जब रूट्स थे, तो रूट्स तो मौजूद थे। ये इसलिए निकाला ताकि एग्जिस्टिंग 4 डिग्री इक्वेशन से इस 2 डिग्री इक्वेशन को डिवाइड किया जाए, और फिर मजीद एक 2 डिग्री इक्वेशन निकाला जाए जिसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू, जिससे मजीद दो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाले जाएं। तो हमने ये प्रोसेस फॉलो किया, और प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब डिवाइड करने के दो तरीके बचते हैं, क्योंकि सिंथेटिक सिर्फ लीनियर पे काम करता है। सिंथेटिक डिवीजन सिर्फ लीनियर पे काम करता है, लेकिन यहाँ लीनियर डिवाइजर नहीं है, क्वाड्रेटिक डिवाइजर है। तो अब क्या करोगे, रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, कंपेयरिंग भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन की हुई है, और कंपेयरिंग भी किया जा सकता है। कंपेयरिंग में मैंने साइड पे वर्किंग की है। पहले हम लॉन्ग डिवीजन देख लेते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस आपको याद होगा, मैंने एक स्टेटमेंट याद करवाई थी लॉन्ग डिवीजन में, डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट, डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। तो आइए देखते हैं। ये 4 डिग्री इक्वेशन है जिसे हमें डिवाइड करना है, इसको हमने अंदर लिख दिया। दिस इज द डिविडेंड, जेड पावर 4 प्लस 3z² माइनस 6z प्लस 10। अच्छा, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइजर बाहर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, ये लिखने के बाद अब जब डिवीजन शुरू करेंगे तो द कॉन्सेप्ट इज डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। जेड पावर 4 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। जैसे ही डिवाइड किया आपको जेड स्क्वायर हासिल हो गया, जो डिवाइड करके हासिल हो उसको ऊपर लिख देते हैं। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके जो हासिल होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जेड स्क्वायर हासिल हो गया। फिर प्रोसेस ये था कि जो ऊपर आता है क्वोशंट का पहला टर्म, उसको पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब जेड स्क्वायर से भी, माइनस टू जेड से भी, और प्लस टू से भी। तो आइए डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज जेड पावर 4, माइनस टू जेड इंटू जेड स्क्वायर इज माइनस टू जेड क्यूब, एंड प्लस टू इंटू जेड स्क्वायर इज प्लस टू जेड स्क्वायर। फिर आपको ये भी बताया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग मौजूद है और जो आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से जितनी साइंस चेंज हो जाती है और पहला वाला कट जाता है। देखिए पहला कट गया, प्लस जेड पावर 4 था, माइनस होने के बाद कट गया। माइनस टू जेड क्यूब आया था, कन्वर्ट होके प्लस टू जेड क्यूब हो गया। प्लस टू जेड स्क्वायर आया था, कन्वर्ट हो गया, माइनस टू जेड स्क्वायर बन गया। अच्छा, क्यूबिक वाला ऊपर नजर नहीं आ रहा, तो टू जेड क्यूब एज इट इज नीचे कॉपी हो गया। थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर बन गया प्लस जेड स्क्वायर, माइनस सिक्स जेड एज इट इज कॉपी हो गया, प्लस टेन एज इट इज कॉपी हो गया। फिर प्रोसेस कहता है डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। जब यहाँ तक पहुंचे तो डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट में टू जेड क्यूब को जेड स्क्वायर से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद टू जेड हासिल हो गया, ऊपर लिख दिया। अब जो ऊपर लिखा उसको पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जेड स्क्वायर से भी, माइनस टू जेड से भी, और टू से भी। आइए करते, जेड स्क्वायर इंटू टू जेड इज टू जेड क्यूब, प्लस चेंजेस इंटू माइनस कैंसल्ड आउट। फिर माइनस टू जेड इंटू टू जेड किया, माइनस फोर जेड स्क्वायर आ गया, कन्वर्ट हो गया प्लस में। टू टाइम्स टू जेड आ गया प्लस फोर जेड, कन्वर्ट हो गया माइनस। प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर, ये हो गया प्लस फाइव जेड स्क्वायर, माइनस सिक्स जेड माइनस फोर जेड बन गया माइनस टेन जेड, और प्लस टेन एज इट इज कॉपी हो गया। तो माइनस प्लस फाइव जेड स्क्वायर माइनस टेन जेड प्लस टेन हो गया। अब ये जो आपके पास आया है, इससे आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट।
Again the process repeats. So 5z square divided by z square will give you plus 5. You will write in the quotient. फिर जो ऊपर लिखा जाता है वो पूरे डिवाइड से मल्टीप्लाई होता है. जेड स्क्वायर इंटू 5, 5z स्क्वायर माइनस 2z इंटू 5 माइनस 10z, 2 इंटू 5 प्लस 10. साइंस चेंज हुई, सब कैंसिल आउट हो गए. और यकीनन क्योंकि ये जो है नॉर्मल डिवाइजर नहीं था बल्कि ये फैक्टर था, लिहाजा रिमाइंडर तो जीरो आना ही था. तो आप देख सकते हैं कि सब कट गया और आपका रिमाइंडर जीरो आ गया. सब कैंसिल होने के बाद यू हैव सीन दैट द रिमाइंडर इज जीरो. सही है. तो यहां से आपका जो रिमाइंडर हासिल हुआ दैट इज जीरो. अच्छा, अब आपने देखा कि ये आपने ऑब्टेन किया था. अब जो क्वोशंट आया, इसको इस पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे. मैंने लिखा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू जीरो पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा. एंड यू विल गेट जेड इक्वल्स -1 प्लस -2 आयोटा. यहाँ से आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे. अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो. उसमें कोई मसला ही नहीं है. मैं आपके सामने बल्कि आपको करके बताता हूँ. तो जेड इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 AC अपॉन 2 टाइम्स ए. अब देख सकते हैं 4 - 20 -16 आ जाएगा. और √16 4 होता है, √-1 आयोटा होता है. तो 4 आयोटा यहाँ से आ जाएगा. ये हो जाएगा -2 +-4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. डिवाइड किया तो -1 +-2 आयोटा बन गया. अच्छा, यहाँ पर मैंने z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा आंसर के तौर पे इसलिए लिखा है. वैसे ऊपर मैंने लिख दिया था कि उसने कहा था अदर कॉम्प्लेक्स रूट्स बताओ, तो मैंने आंसर्स में एक साथ लिखा है. वैसे जरूरी नहीं है. -1 +-2 आउट आपने यहाँ आंसर दे दिया और यहाँ भी आपने आंसर ऊपर भी दे दिया, तो वो देख लेगा. बहरल एंड में मैंने एक साथ करके लिख दिया कि -1 +-2 आयोटा भी एक आंसर है और z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जो ऊपर हमने आया था ये भी एक आंसर. तो एक कॉम्प्लेक्स रूट उसने दिया था 1 प्लस आयोटा, तीन हमने दे दिए. एक 1 माइनस आयोटा और -1 +-2 आयोटा. तो यहाँ से आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए. तीन कॉम्प्लेक्स रूट्स मजीद आ गए. सही है. तो एक तो कॉन्जुगेट पेयर की वजह से आ गया, बाकी आपने पूरा प्रोसेस देखा. अच्छा, अब देखें जैसे आपने एक लॉन्ग डिवीजन देखा है वैसे कंपेयरिंग देखने का तरीका आपको पता था कि डिविडेंड इज आइडेंट. आपको एक मैंने आइडेंटिटी याद करवाई थी पॉलिनोमियल्स में. डिविडेंड इज आइडेंटिकल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. और यहाँ पर रिमाइंडर जीरो होगा क्योंकि आपको पता है कि ये डिवाइजर कोई नॉर्मल डिवाइजर नहीं है बल्कि फैक्टर है, लिहाजा रिमाइंडर जीरो होगा. तो रिमाइंडर की जगह जीरो आ गया. अच्छा, डिविडेंड 4 डिग्री है, डिवाइजर 2 डिग्री है, तो क्वोशंट भी 2 डिग्री होगा क्योंकि डिवाइजर और क्वोशंट की डिग्री को मल्टीप्लाई करके डिविडेंड की डिग्री आनी चाहिए. तो डिवाइजर अगर 2 डिग्री है तो क्वोशंट 2 डिग्री होगा. तो उस केस में हम क्वोशंट को AZ² प्लस PZ प्लस C अज्यूम कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ लिख कर बताया कि ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है. सही है. ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है. और आइडेंटिकल की साइन के बाद Z² -2Z+2, ये आपका डिविडेंड सॉरी डिवाइजर है. तो डिविडेंड इज आइडेंटिकल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट. क्वोशंट तो अभी निकालना होगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड से. तो क्योंकि क्वोशंट आपको पता चल चुका है 2 डिग्री है, क्योंकि अगर ये 4 डिग्री है और ये दोनों दो दो डिग्री है तो क्वोशंट 2 डिग्री है, तो इसका मतलब वो AZ² प्लस BZ प्लस C फॉर्म में होगा. अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, आपके पास A B और C की वैल्यूज आ जाएंगी. यकीनन A की वैल्यू 1 आएगी, B की 2 और C की 5. वापस रखेंगे तो 1Z² प्लस 2Z प्लस 5 यही बन जाएगा. तो कंपेयरिंग के थ्रू भी आप अपना क्वोशंट निकाल सकते थे. और फिर क्वोशंट आ जाता तो उसके बाद तो फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा. सही है जनाब. मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है. पहले मुझे बताएं यहाँ तक बात क्लियर है, फिर मैं फॉर्मूला वाली बात बताता हूँ. फॉर्मूला का क्या काम है जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था. पहले ये वर्किंग पूरी कॉपी कर लें. ये वर्किंग पूरी कॉपी कर लें. एग्जाम्पल नंबर 3 में फिर फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी बात मैं आपके सामने रखता हूँ. क्या है फॉर्मूला, वो ज़रूरी है या नहीं है, मैं आपको वो पूरी बात वजाहत के साथ बताता हूँ. यहाँ तक आप लिख लें और मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें सर क्लियर एंड डन. तो फिर मैं फॉर्मूला बता दूँ. जल्दी से 1 मिनट ले लें, शाबाश.
चलिए जी, अलहमदुल्ला यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा अब देखें, तो हमने क्या देखा, एक दफ़ा हम क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। 4 डिग्री इक्वेजन था, क्योंकि 4 डिग्री इक्वेजन में चारों के चारों कॉम्प्लेक्स रूट्स थे, लिहाजा उसने एक कॉम्प्लेक्स रूट दे दिया। जैसे ही कॉम्प्लेक्स रूट दिया, दूसरा उसका कॉन्जुगेट था। दोनों कॉम्प्लेक्स रूट से हमने दो फैक्टर्स बनाए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो किया। ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी, क्वाड्रेटिक इक्वेजन मिल गया। 4 डिग्री इक्वेजन से इस 2 डिग्री इक्वेजन को डिवाइड किया, या वी कैन यूज लॉन्ग डिविजन एज यू कैन सी, और वी कैन यूज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट एंड वी कैन फाइंड द क्वोशंट। जब क्वोशंट आ जाएगा तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वहां से मजीद हमने दो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल लिए। तो ये एक प्रोसेस था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेजन हमने बनाया है, देखिए ये जो क्वोशंट है, इस क्वोशंट को निकालने के दो तरीके थे, एक कंपेयरिंग वाला मेथड था और एक लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड था। लेकिन ये जो हमने डिवाइजर निकाला था, इस डिवाइजर को निकालने के लिए हमने क्या किया था कि हमने रूट से फैक्टर्स बनाए थे और फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया था। और यही तरीका जबरदस्त तरीका है, इसको आप हमेशा फॉलो करें। बट एक और तरीका है फॉर्मूला वाला, और फॉर्मूला ये हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं कि हमें याद करना पड़े, कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी टू लर्न दिस फॉर्मूला। ये एक एक्स्ट्रा मेथडोलॉजी के तौर पर है, ये बात भी याद रखें। अगर सिलेबस में कोई मेथड, सिलेबस ने कोई नॉलेज रिक्वायर नहीं की, जैसे उसने ये फॉर्मूला रिक्वायर नहीं किया, वो नहीं चाहता कि बच्चा ये फॉर्मूला लगाए, ना वो ये एक्सपेक्ट करता है। जब वो कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करता और हम उसको दे देते हैं, तो मार्किंग स्कीम के अंदर वो एज अ पॉसिबल मेथड जो है उसको केटर करता है। एग्जामिनर ने जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मेथड है जो मैंने डिमांड नहीं किया, लेकिन बच्चा अगर वो चीज करता है, तो मैं उस पर क्रेडिट देते हुए, उसके लीडर को सही समझते हुए मैं मार्क्स दे दूंगा। मैं उसके लीडर को सही समझते हुए मैं मार्क्स दे दूंगा, और लीडर उसका टीचर होता है। लिहाजा ये भी एक तरीकेकार बताया जाता है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के, डिवाइजर निकालने के लिए। देखिए, क्वोशंट निकालने के लिए दो मेथड्स थे, लॉन्ग डिवीजन और कंपेयरिंग, ये हमने लगा लिए। मैं ये कह रहा था, ये जो मैंने दोनों फैक्टर्स को दोनों कॉम्प्लेक्स रूट से मैंने दो फैक्टर्स बनाए थे, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो एक क्वाड्रेटिक डिवाइजर फॉर्म किया था, जिसको फिर मैंने डिवीजन के लिए यूज किया था, इसको फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला ये है कि अगर मेरे पास दो रूट्स मौजूद हैं, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है भाई? जेड स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स जेड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल जीरो। अब देखिए, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। जैसे मिसाल है, मैं यहाँ लगाता हूँ। अब यहाँ लगाने के लिए आप देखें, सम ऑफ रूट्स देखें तो एक रूट 2 है और एक रूट 3 है, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। तो आप देखें, यहाँ 5 है और माइनस एक्स था ना, तो एक्स जेड की जगह एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर, पहला तो एक्स स्क्वायर है, फिर सम ऑफ रूट्स है 5, 2 + 3 5, और क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स, तो माइनस टाइम्स 2 + 3 5, -5, और फिर प्रोडक्ट ऑफ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 × 3, ये हो जाएगा 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक रूट आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक फैक्ट रूट क्या आ गया, सॉरी, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक डिवाइजर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉरी, अभी तो मैं एग्जांपल कवर कर रहा था। तो 2 + 3 5, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। अब यही काम यहाँ करते हैं, तो 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा, पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा, जरा निकालें, इन दोनों रूट्स को सम करें, कॉम्प्लेक्स रूट्स को, तो आयोटा और माइनस आयोटा कट गए, 1 + 1 क्या बच गया? 2। तो सम ऑफ रूट्स की जगह आ जाएगा 2, और माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2z। देखिए, शुरू का हिस्सा आपको मिल गया। अच्छा, फिर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं यहाँ कर भी देता हूँ बल्कि, कि 1 + आयोटा में अगर आप प्लस करते हैं 1 - आयोटा को, तो आपको 2 मिल जाता है। सिमिलरली अगर 1 + आयोटा और 1 - आयोटा का प्रोडक्ट निकालते हैं,
तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 - -1 हो जाएगा +2। तो सम ऑफ रूट्स भी यहाँ पर 2 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 2 आ रहा है। तो जेड स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विच इज 2 टाइम्स जेड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका बन गया, जो कि आपको यहाँ नजर आ। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक डिवाइजर आया था, जिसके थ्रू फिर मैंने कंपेयरिंग या लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म की थी क्वेश्चन निकालने के लिए, इसको भी निकालने का तरीका ये था कि आप फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते थे, बट जाहिर सी बात है उसके लिए फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, और अगर उसमें कहीं साइन की गलती हो गई तो फिर आप मार्क्स लूज कर जाएंगे। लिहाजा सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप फैक्टर्स, रूट से फैक्टर्स बनाएं, उनको मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाजिर हो जाता है। बट एक और मेथड के तौर पे आप फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बात बता दी। क्या यूज ऑफ फॉर्मूला भी समझ आ गया एज अ पॉसिबल मेथड? लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको एक मेथडोलॉजी सिखा दी कि ये सिलेबस में रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, अलबत्ता ये आपके बहुत काम की चीज है, तभी आप यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारा क्लियर हो गया, और यहाँ तक कॉपी भी यकीनन कर लिया होगा। फॉर्मूला कॉपी हो गया? बिल्कुल सही, कॉपी कर लें जल्दी से। अच्छा जी, अब ये चंद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मुझे आपके सामने रखने हैं, सही है? तो आइए ये फॉर्मूला रख लेते हैं। फॉर्मूलाज बहुत काम के हैं, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नी में बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। और सवालात हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्सेप्ट आपका, अ, ये फॉर्मूलाज वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। तो कुछ चंद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपके सामने रखने हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, अब तक हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब कुछ जब सवालात हम पास परस के देखते हैं और एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें नज़र आते हैं, तो कभी कभार वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू को इन्वॉल्व करता है, कभी कभार कोई और वेरिएबल भी इन्वॉल्व कर देता है कॉम्प्लेक्स नंबर देने के लिए। तो अभी मिसाल है कि समझ लें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है डब्ल्यू और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है जेड। देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच हैव बीन गिवन, वन ऑफ देम इज डब्ल्यू एंड द अदर वन इज जेड। सही है? अच्छा, अब आपसे कहता है मॉडुलस। हम रिकॉल करें हमने क्या सीखा था। मॉडुलस का मतलब होता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ओरिजिन से ज्वाइन करें, जो लाइन बनेगी उस लाइन का पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल होगा उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। सही है ना? तो अब हम ये समझते हैं कि मिसाल है W × Z का मॉडुलस निकालना है। मुझे कोई कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ WZ। तब एक नॉर्मल मेथोडोलॉजी क्या है कि सर अगर WZ का मॉडुलस निकालना चाहता हूं तो फर्स्ट आई विल फाइंड WZ, है ना? यही नॉर्मल मेथोडोलॉजी होगी ना, कि अगर मैं WZ का मॉडुलस निकालना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ WZ, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी फाइंडिंग WZ फर्स्ट। सबसे पहले मैं WZ निकालूंगा, और WZ निकालने के बाद मैं जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ WZ को निकाल के, द प्रोडक्ट ऑफ WZ जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ W एंड Z जो होगा, जब वो निकाल लूंगा WZ आ जाएगा, तो
उस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसके थ्रू। तो ये जहन में आता है। तो अब क्या हुआ, डब्ल्यू वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन होगा, जेड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। एक मेथोडोलॉजी तो ये ध्यान में आती है। हाँ भाई ऐसा भी कर सकते हैं, बट अगर इसके शॉर्टकट की तरफ जाया जाए तो ये भी फॉर्मूला है कि मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ जेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डब्ल्यू जेड निकालने की जरूरत नहीं है, जो डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने मौजूद है ना, उसका मॉडुलस निकाल लो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। जो जेड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है उसका भी मॉडुलस निकाल लो, और दोनों के मॉडुलस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कभी कभार कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि दोनों के मॉडुलस हमें दिए हुए होते हैं और हमें कहता है मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू जेड निकालो, तो उस केस में हमें दोनों के इंडिविजुअल मॉडुलस निकालने भी नहीं होते, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर मैं ये पिक ना कर सका तो फिर मैं एक लंबे रूट की तरफ चला जाता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिसमें अननोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर हम उसमें ये वाला तरीका तो फॉलो कर ही नहीं सकते कि डब्ल्यू को जेड से मल्टीप्लाई करें, उसमें हमें यही सोच लगानी पड़ती है। तो ये बहुत काम की चीजें तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको पास में सवालात में इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। तो मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू जेड निकालने के लिए डब्ल्यू को जेड से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू को मॉडुलस ऑफ जेड से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब डब्ल्यू का मॉडुलस अलग निकालें, जेड का मॉडुलस अलग निकालें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो वही आंसर बनेगा जो डब्ल्यू जेड का मॉडुलस का होगा। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड निकालने के लिए आपको सिखाया गया है कि अगर डब्ल्यू अपॉन जेड निकालेंगे तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कार्टेशियन फॉर्म हमने सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर। तो अगर डब्ल्यू को जेड से डिवाइड किया जाएगा, डब्ल्यू को अगर जेड से डिवाइड किया जाएगा तो उसके बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप डब्ल्यू अपॉन जेड का मॉडुलस निकालना चाहते हो तो या तो आप डब्ल्यू अपॉन जेड निकालो और फिर उसका मॉडुलस निकाल लो, जो नॉर्मल जहन कहता है। और दूसरा तरीका है फॉर्मूला वाला कि भाई आपको डब्ल्यू अपॉन जेड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू फाइंड डब्ल्यू अपॉन जेड। बस डब्ल्यू का जो मॉडुलस है वो न्यूमरेटर में ले लो, जेड का मॉडुलस डिनोमिनेटर में ले लो और डिवाइड कर दो। तो मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड जो है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड। ये दूसरा फॉर्मूला मॉडुलस का हो गया जो आपके जहन में इंशाल्लाह रहेगा। लिख दिए ताकि आप बैठ के सुकून से इत्मीनान के साथ इसको याद कर लें। अच्छा, आर्गुमेंट के जो फॉर्मूलाज आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये बिल्कुल लॉग की तरह है। जैसे लॉग्स में हम प्रोडक्ट लॉ पढ़ते हैं ना कि एल एन ए बी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी, इसी तरह एल एन ए अपॉन बी में क्वेश्चन लॉ पढ़ते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी। इसी तरह पावर लॉ पढ़ते हैं एल एन एक्स क्यूब विच इज थ्री एल एन एक्स। बस ये तीनों लॉज आप समझ लें आर्गुमेंट के साथ लग रहे होते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू जेड निकालने के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। एल एन जैसे प्रोडक्ट लॉ है वैसे ही लॉ है कि आप डब्ल्यू जेड का आर्गूमेंट निकालने के लिए पहले डब्ल्यू को जेड से मल्टीप्लाई करके नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें और फिर उस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकाल लें। या फिर अगर आप डब्ल्यू जेड का आर्गूमेंट निकालना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गूमेंट निकाल लें, जो जेड गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका भी आर्गूमेंट निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें। रादर देन फाइंडिंग डब्ल्यू जेड एंड देन फाइंडिंग द आर्गूमेंट, यू कैन फाइंड द आर्गूमेंट्स ऑफ डब्ल्यू एंड जेड एंड ऐड देम। सही है, तो आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। सिमिलरली डब्ल्यू अपॉन जेड का आर्गुमेंट निकालने के लिए डब्ल्यू अपॉन जेड का निकालना जरूरी नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आप डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन जेड निकालो और फिर उसका आर्गुमेंट निकाल लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप डब्ल्यू अपॉन जेड आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो डब्ल्यू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट निकाल लो, जो जेड गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका भी आर्गुमेंट निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। सही है जी, ये चार हो गए। अच्छा, पांचवा कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्यूब। डब्ल्यू क्यूब का आपको आर्गुमेंट निकालना है। सही है, आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्यूब, डब्ल्यू क्यूब का आपको आर्गुमेंट निकालना है। तो इफ यू हैव टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्यूब देन इट इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। पावर लॉ के तहत आपको पता है थ्री पीछे आ जाएगा, तो इट इज थ्री टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू।
अच्छा, एक तरीका ये है कि अगर आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्यूब निकालना चाहते हैं तो बंदा कहता है पहले डब्ल्यू क्यूब तो निकालो। डब्ल्यू क्यूब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका आर्गुमेंट ढूंढना है। तो पहले डब्ल्यू क्यूब निकलेगा तो आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्यूब आएगा ना। तो पहले आप सोचेंगे कि यार पहले एक काम करते हैं, पहले डब्ल्यू क्यूब निकाल लेते और उसके बाद उसका आर्गुमेंट निकाल लेंगे। पहले डब्ल्यू क्यूब निकाल लेते, उसके बाद उसका आर्गुमेंट निकाल लेंगे। तो भाई डब्ल्यू क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले उसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जो डब्ल्यू स्क्वायर आएगा उसको फिर डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू क्यूब आएगा। या अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर 3 है तो उसके लिए मैंने आपको पोलर फॉर्म का भी बताया था कि दो पोलर फॉर्म को इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला आया था आर पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। वो लगा के आप डब्ल्यू क्यूब निकाल सकते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर एक पावर है, आपको वापस उसकी पावर लगाने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ही चाहिए, पावर लगाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में ही चाहिए तो आपको फॉर्मूला बताया था आर पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा पोलर फॉर्म के अंदर। तो उसको भी यूज करके निकाल सकते हैं डब्ल्यू क्यूब, और डब्ल्यू क्यूब जब निकल जाए तो फिर आप उसका आर्गुमेंट निकाल लें। बट अगर डब्ल्यू क्यूब निकाले ही ना तो ये तो और अच्छा कि जो डब्ल्यू आपको दिया हुआ है उसका आप आर्गुमेंट निकाल लो, और जो आर्गुमेंट आपका आया है, आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू जो आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्यूब इज बेसिकली 3 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। ये 5 आपके सामने हो गए। ये 3 जो है बिल्कुल लॉक्स की तरह के हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जेड और जेड कॉन्जुगेट की। भाई जेड अगर 1 + 2 आयोटा है, जेड अगर 1 + 2 आयोटा है तो जेड कॉन्जुगेट जो है 1 - 2 आयोटा होगा। तो आप सोचिए जितनी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जेड की होगी उतनी ही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जेड कॉन्जुगेट की होगी। तो यही लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ जेड मतलब डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कॉन्जुगेट फ्रॉम ओरिजिन। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड क्यूब, सॉरी, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन का मसला है, लेकिन अगर दोनों का मॉडुलस निकाला जाए मतलब दोनों की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाली जाए तो वो जो है सेम होगी। अच्छा, अगर मैं आपको जो मिसाल दी थी 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा वाली, उसको अगर आप यहाँ देखें थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये जेड है और ये वाला जेड कॉन्जुगेट है, तो अगर जेड का जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो अल्फा है, मतलब पाई/6 समझ लें, पाई/6, तो ये वाला जो होगा ये -पाई/6 होगा। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में -पाई से पाई वाले डोमेन को फॉलो करते हुए हमने ये बात की थी और ये अहद किया था कि हम जिस डोमेन को फॉलो करेंगे, अगर कुछ नहीं कहा जा रहा, खामोशी है या कुछ लिखा जा रहा है -पाई से पाई वाला डोमेन, नॉर्मली वो जब डोमेन देता है तो -पाई से पाई देता है, और अगर खामोशी होगी तो भी ये फॉलो कर सकते हैं। तो हम -पाई से पाई वाली चीज को सीख चुके थे कि अगर पहले दो क्वाड्रेंट में है वी टेक इट एंटी क्लॉकवाइज और वो पॉजिटिव होता है, और थर्ड एंड फोर्थ में होता है तो हम क्लॉकवाइज लेते हैं। तो अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वी आर गोइंग टू टेक इट एंटी क्लॉकवाइज एंड इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका पाई/6 हो जाएगा। और अगर जेड कॉन्जुगेट जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होने की वजह से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली -पाई/6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, हमेशा ऐसा ही होता है। जेड और जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, तो दोनों की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम होती है, बट दोनों में जो आर्गुमेंट है उसमें फर्क होता है माइनस की साइन का। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। अच्छा, अब जब जहां जहां आर्गुमेंट लिखा हुआ आ रहा है वहां आप एक बात याद रखें कि सोचें आप आर्गुमेंट डब्ल्यू प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड आपने किया या 3 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू किया, और अगर आपका आंसर आर्गुमेंट का -पाई से पाई के दरमियान नहीं आ रहा तो फिर क्या करें? अच्छा, फिर अगर तो एग्जामिनर ने डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर जो भी आंसर आ रहा है मार्किंग स्कीम में होगा एक्सेप्टेबल, उसको माना जा सकता है। बट अगर एग्जामिनर ने सवाल में कोई डोमेन स्पेसिफाई किया, वो डोमेन -पाई से पाए, और ये फॉर्मूला लगाने की वजह से आपका आंसर -पाई से नीचे जा रहा है या पाई से ऊपर जा रहा है, तो क्या करूं? तो सोचो, अगर -पाई से नीचे जा रहा है तो उसको विद इन द डोमेन लाने के लिए उसमें +2 पाई करना पड़ेगा, मतलब उसमें पॉजिटिव का तड़का लगाना पड़ेगा, पूरी 360 उसको घुमाना पड़ेगा। तो अगर नेगेटिविटी में -पाई से नीचे मामला चला जाए तो उसमें +2 पाई करेंगे और आंसर देंगे। और अगर पॉजिटिविटी में पाई को एक्सीड कर जाए, पॉजिटिविटी में पाई को एक्सीड कर जाए
तो उसमें -2 पाई करके उसको विद इन डोमेन लेकर आएंगे। यही बात मैंने यहाँ पर नोट्स फॉर्म में लिखी हुई। फॉर आर्ग्यूमेंट द डोमेन -π to π मस्ट बी केप्ट इन माइंड। फॉर आर्ग्यूमेंट द डोमेन -π to π मस्ट बी केप्ट इन माइंड इफ यूजेज ऑफ फॉर्मूला हैज रिजल्टेड इन एन आर्गुमेंट ऑफ -3π/2। अब ये -π से नीचे हो गया, क्योंकि -π मतलब -180 होता है और ये -270 डिग्री है, डिग्री में अगर सोचा जाए। -180 से पीछे चले गए और डोमेन से बाहर हो गए, तो अब डोमेन से विद इन आने के लिए इसमें +360 करना पड़ेगा। नेगेटिविटी में जब हम -π से नीचे चले जाए तो +360 का मतलब +2π करेंगे। यही लिखा हुआ है। -3π/2 जब हो गया तो इसमें 2π मस्ट बी एडेड टू गेट π/2। अब ये π/2 -π से पाई के दरमियान लाई करता है। तो जब -π से मामला नीचे चला गया तो हमने उसमें 2π ऐड किया और आंसर -π से पाई के दरमियान हो गया, तो आपका आंसर π/2 हो जाए। तो कभी अगर डोमेन स्पेसिफाइड हो और फॉर्मूला की यूजेज की वजह से आपका आंसर आर्गुमेंट का उस हदूद से बाहर चला जाए, जैसे -3π/2 हो गया, तो उसमें आप 2π ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका विद इन द डोमेन लाई करेगा। सिमिलरली इफ यूजेज ऑफ फॉर्मूला हैज रिजल्टेड इन एन आर्गुमेंट ऑफ 3π/2, अब ये पाई जो है ना उसको एक्सीड कर गया। जब पॉजिटिविटी में पाई को एक्सीड कर गया तो उसको विद इन डोमेन लाने के लिए उसमें 2π माइनस करना पड़ेगा। देन 2π मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू गेट -π/2। अब ये -π/2 जो है -π से पाई के डोमेन के दरमियान लाई करेगा, ये जो डोमेन है। तो अगर नेगेटिविटी में -π से नीचे चला जाए तो +2π, पॉजिटिविटी में पाई से ऊपर चला जाए तो -2π, ताकि विद इन द डोमेन आ जाए। अगर विद इन द डोमेन नहीं आएगा तो मार्क्स डेफिनेटली कटेगा, और डोमेन अगर है ही नहीं तो फिर आपका जो आंसर आया वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आप उसमें -2π +2π करके विद इन -π से पाई देते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ तक मुझे बताएं, एक्नॉलेजमेंट दें, जितने फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने रखे हैं क्या ये फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्नॉलेजमेंट दे दें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स रूट्स देखा और हमने इन फॉर्मूलाज को कंसिडर किया। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम जो रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स की एक्सप्लेनेशन है उसे वाइंड अप करेंगे, और उसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो कुछ ज्योमेट्रिकल इफेक्ट भी देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है कंस्ट्रक्शन वाला आर्गन डायग्राम उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो जितना मैंने अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है उसको पढ़ के उसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, ताकि कंटेंट जहन में हो, ताकि अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।